बच्चों आपको पता है कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 8 फरवरी से लेकर 8 फरवरी में टोटल 8 दिन और 1 दिन में 2 पेपर। मैं आपको बता दूं टोटल 16 शिफ्टों में असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का पेपर होने वाला है। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में सबसे ज्यादा वैकेंसी और सबसे ज्यादा फॉर्म भी असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में पड़ा है। मैं आप लोगों के लिए 14 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक 18 जनवरी तक यानी ये 5 दिन ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको 5 प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे सॉल्व कराने वाला हूं, है ना। बच्चों आप लोगों को बता दूं, जब आप ये डेट लिख लीजिए सब लोग, 14 से लेकर 18 जनवरी तक मैं आपको 5 सेट सॉल्व कराऊंगा और 1 सेट में जो है साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बता दूं साइंस है, कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक है, ज्यादातर फिजिक्स के टॉपिक है और इसी टॉपिक की यानी ये जो सेट सॉल्व होंगे इसकी इस तरह से डबल कॉलम में आपको पीडीएफ भी मिलेगी, है ना। टोटल आप देखिए यहां पर 25 क्वेश्चन का एक सेट है और मैं आपको बता दूं आपको साइंस में भी आपको क्वालिफाइंग करना ही करना है और इस बार जो है सरकार ने क्वालिफाइड नेचर रख दिया 50%। तो जो भी हमारा टॉपिक होता है उसको आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। आप देखिए यहां पर जो कुछ भी आपके सिलेबस में उसके अनुसार, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो या फिर हमारा कह सकते हो कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक हो, मतलब सारा का सारा इंटर लेवल क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन भी इंटर लेवल की है ना। तो इसके जो सेट होंगे वो हम सेट जो है 14 से लेकर 18 जनवरी चलाएंगे और आज हमारा पहला सेट चलने वाला है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, अगर आप 15 दिन का क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपकी साइंस की समस्या खत्म हो जाएगी। 15 दिन का एक ऐसा क्रैश कोर्स जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिलाकर सारे के सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलेगा। तो बच्चों इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के साथ साथ अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं नंबर लिख देता हूं 9696 आप इस नंबर पर ही फोन कर सकते हैं, है ना। तो 14 से लेकर 18 आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का सेट चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन। चलो फिर पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि L बराबर है 100 मिली हेनरी, I बराबर इतना लिखा है, तो बताइए प्रेरक में कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी। ये प्रश्न का जो क्वेश्चन है ये हमारा मैग्नेटिज्म से उठाया गया है। आपको पता है कि जब भी कभी हमारे पास कोई कॉइल होती है बच्चों, तो हमेशा इस बात को याद रखना, इस कॉइल का इंडक्टेंस अगर L है और इसमें बहने वाली धारा हमारी कितनी है, I है। बहने वाली धारा कितनी है सर, बहने वाली धारा हमारी I है। हमेशा इस बात को याद रखना, इसके अंदर जो भी हमारा ऊर्जा स्टोर होती है सर, उस ऊर्जा को निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ L इंटू आई स्क्वायर। याद रखिएगा सर, L कितना है, तो L की वैल्यू उन्होंने दी है 100 मिली हेनरी। बच्चों 100 मिली हेनरी को हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके हेनरी बना लिया। रही बात I, सर I हमारा 10 है तो यहाँ I स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अगर आप थोड़ा गौर से देखिए तो -3 का मतलब होता है 10⁻⁸ 2 3। ये देखो -3 + 3 कैंसिल, सर 10/2 कितना हो जाएगा सर, 10/2 हमारा जाएगा 5 जूल के साथ, ठीक है भैया। तो बताइए कुंडली के अंदर स्टोर होने वाली ऊर्जा का जो सही आंसर हो जाएगा वो 5 जूल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था, कॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये हमारा ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनो क्या क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि पृथ्वी से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई के समान है। मतलब कहने का यह है कि आप लोग को मैंने कई बार ये बात बताई भी है कि तुम चाहे ऊंचाई में जाओ, चाहे तुम गहराई में जाओ, चाहे तुम ऊंचाई में जाओ, चाहे तुम गहराई में जाओ, हमेशा याद रखना जी का मान घटता है। हमेशा याद रखिएगा जी का मान घटता है। तो बोला जा रहा है कि जब आप ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहे बच्चों, तो वहां पर जो जी डैश आता है वो उतना ही आता है जितना कि गहराई में गए हो। कितनी गहराई में गए हो सर, डी गहराई में गए हो, और ये डी गहराई आपको पता करनी है, ये डी गहराई आपको पता करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप 1 किलोमीटर ऊंचाई पे गए, आप वहां पर गुरुत्वीय त्वरण निकालो। जब आप डी गहराई पे गए वहां पे गुरुत्वीय त्वरण निकालो और दोनों गुरुत्वीय त्वरण को आपस में क्या कर दो, बराबर, क्योंकि लास्ट वाली लाइन देखिए इन्होंने बोला है समान है, ऐसा बोला है ना। तो बोला जा रहा है कि बताइए तब डी की वैल्यू पूछी जा रही है, डी का मान क्या। अब यहां पर आपको ऊंचाई और गहराई वाले फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए, है। याद रखिएगा जब भी कभी हम ऊंचाई में जाते हैं तो बच्चों हमेशा इस बात को याद रखना, फॉर्मूला इस्तेमाल कौन सा होता है। ऊंचाई में जाने पर फॉर्मूला होता है 1 + h/r की पावर -2। यह फॉर्मूला ऊंचाई में जाने के लिए होता है जी डैश बराबर। और एक्चुअली में मैं पूरा फॉर्मूला लिख दूं, आधा अधूरा नहीं लिखता बच्चों। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो जी डैश बराबर होता है जी ब्रैकेट में
1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। ये देखो, फिर गहराई में जाते हैं तो जी डैश बराबर फॉर्मूला होता है जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन आर। डायरेक्टली ये 1 माइनस डी अपॉन आर होता है, लेकिन यहां 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2 होता है। ओके भाई, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, कई बार हम लोगों को ये ध्यान रखना होता है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है और आप जो ऊंचाई में जा रहे हो मात्र 1 किलोमीटर जा रहे हो, तो 6400 की तुलना में 1 बहुत छोटा है। इसका मतलब स्मॉल एच का मान त्रिज्या की तुलना में बहुत छोटा है। तो जब स्मॉल एच बहुत छोटा होता है ना मेरे भाई, तो करते क्या है हम लोग, तो ये जो हमारा -2 है, इस -2 का आगे मल्टीप्लाई भी कर दिया जाता है, तो ये 1 माइनस 2h अपॉन आर हो जाएगा। 1 माइनस 2h अपॉन आर हो जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला लगाया जाएगा और इन दोनों वैल्यू को आपस में बराबर किया जाएगा। ओके, तो बराबर करने से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, -2 का आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व गलत हो जाएगा। तो बच्चों जैसे हम इन दोनों पैरामीटर को आपस में बराबर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना, तो जी से जी हमारा देखो बराबर करने पर कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर बचेगा तुम्हारा 2h और यहां पर बचेगा तुम्हारा d। चेक लो बचेगा। तो आप मुझे बताओ h की वैल्यू 1 किलोमीटर दी है, h का मान 1 किलोमीटर रख दीजिए यहां पर, तो d का मान कितना निकलाएगा सर? d का मान आ जाएगा तुम्हारा 2 किलोमीटर। d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 किलोमीटर, इसीलिए इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर होगा। यानी आप 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाओ तो जो वृत्तीय त्वरण मिलेगा उतना ही वृत्तीय त्वरण आपको 2 किलोमीटर गहराई पर मिलेगा। ठीक है ना, तो ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे सवाल था, ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए बच्चों, ये हमारा रे ऑप्टिक्स का सवाल है। रे ऑप्टिक्स ध्यान रखिएगा, नीचे दिए गए चित्र में क्रमशः फोकस f1 और फोकस f2 वाले 2 उत्तल लेंस है। मतलब चित्र में आपको यहां L1 L2 2 लेंस दिखाए रहे हैं, इनकी इन्होंने फोकस भी बता दिया कि फोकस दूरी f1 f2 है। L1 L2 के बीच की दूरी बताइए। मतलब कहने का ये है कि L1 का सेंटर मान लीजिए ये रहा, L2 का सेंटर मान लीजिए ये रहा, इनके बीच की दूरी बतानी है, डेट मीन्स ये डिस्टेंस बतानी है। L1 और L2 के बीच की ये डिस्टेंस बतानी है, तो बताइए L1 L2 के बीच की ये दूरी क्या है? लेकिन जो डायग्राम दिखाया गया है बच्चों, डायग्राम पे आप थोड़ा फोकस कीजिए। तो डायग्राम में यहां पर आपको एक लाइट रे है जो L1 पे पड़ती है, फिर L2 से निकलती है। अब देखो लाइट रे यहां पर L1 पे समांतर पड़ी, लेकिन एक बिंदु से जाके गुजरी। हमेशा इस बात को याद रखना, उत्तल लेंस एक हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब वो प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता, मोड़ता है। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर यहां से जो है ये हमारा लेंस लाइट रे आ रही और लाइट रे जो है इस तरीके से आगे बढ़ रही है और कन्वर्ज होकर जिस बिंदु पर जाके मिलती है बच्चों, उसी बिंदु को याद रखना हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। तो 101% ये दूरी फोकस दूरी हो रही, F1 जिसको बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरे वाले लेंस में L2 में देखिए ये आने वाली रे सर लेंस से टकराने के बाद पैरेलल हो गई। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये रे कहां से गुजर रही हो सर? ये रे इसके फोकस से गुजर रही हो। अगर ये रे दूसरे वाले लेंस के फोकस से गुजरेगी, दैट मींस ये दूरी हमारी F2 हो जाएगी। तो पैरेलल आने वाली रे जिस बिंदु से जाकर गुजरती है वो हमारी फोकस होती है, फोकस से गुजरने वाली टर्न पैरेलल हो जाती है ना। तो ये 2 पॉइंट हमारे थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तब यहां से पता चला कि ये दूरी F1 होगी, ये दूरी F2 होगी। तो 101% दोनों लेंसों के बीच की दूरी बताइए कितनी होने वाली है? सर दोनों लेंसों के बीच की दूरी हमारी F1 प्लस F2 होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? सी वाला उत्तर इस सवाल का सही उत्तर होगा। बहुत प्यारा एकदम खूबसूरत क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चौथा नंबर सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारा रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन उठाया गया है। ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि द्रव से भरा एक बीकर तलहटी पर एक छोटा सिक्का रखा हुआ है। ये देखिए यहां पर एक छोटा सिक्का ऐसे रखा हुआ है। प्रकाश की एक किरण सिक्के से द्रव की सतह पे चलती है, सिक्के से द्रव की सतह पे चलती है। फिर बोला जा रहा है फिर सतह के अनुदिश हो जाती है। द्रव में प्रकाश की चाल क्या है? मतलब ये जो आपका द्रव भरा हुआ है ना सर, हरा सर, ये जो द्रव भरा हुआ है इस द्रव में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। मेरे भाई द्रव में प्रकाश की चाल तभी आप निकाल पाओगे जब आपको इस द्रव का अपवर्तनांक पता हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने मान लिया द्रव का अपवर्तनांक म्यू है।
अगर द्रव का अपवर्तनांक म्यू है और आपसे यह पूछा जा रहा है द्रव में प्रकाश की चाल बताइए, तो बच्चों द्रव में प्रकाश की चाल निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर रखिए और बच्चों द्रव का अपवर्तनांक म्यू नीचे रख दीजिए। है भाई किसी भी माध्यम में अगर प्रकाश की चाल निकालनी है तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो? तो कहना सर एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करते, ऊपर निर्वात में प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ और नीचे अपवर्तनांक जिसको आप म्यू बोलते हो। तो अगर किसी तरह से हम इसका अपवर्तनांक निकाल ले, म्यू निकाल ले, तो सवाल सॉल्व। तो बच्चों इसके अपवर्तनांक निकालने के लिए इन्होंने एक कंडीशन दी है कि यहां से जो प्रकाश की किरण चलती है मेरे भाई, है वो जैसी यहां से चलती है ना ऐसे वो ऐसे अनुदेश हो जाती है अच्छे के। तो अगर आप ये वाले पॉइंट को ऐसे नॉर्मल बना लो, क्या बना लो इसको? नॉर्मल। तो मेरे भाई आप ये देखो कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रही है और इस तरीके से वापस मतलब कह सकते हो उसके अनुदेश चल रही है। बच्चों ध्यान रखिएगा ये घटना होती है जिसका नाम होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है मेरे भाई TIR। तो TIR की ये घटना होती है। अब TIR में क्या होता है, ये वाला जो एंगल होता है बच्चों, इस एंगल को हम बोलते हैं साइन सी या सी बोल दो पहले तो सी। सर इस एंगल का नाम है क्रिटिकल एंगल और ये वाला जो एंगल दूसरा वाला एंगल बनता है सर ये हमारा कितना होता है 90 डिग्री का। ध्यान से सुनना कहते सर। तो बच्चों आपको कई बार मैंने बताया है कि ये जो एंगल साइन सी है सर इस साइन सी को निकालने का एक फॉर्मूला होता है 1/μ। याद रखिएगा क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण निकालने का फॉर्मूला होता है 1/μ। लेकिन हमें तो म्यू भी चाहिए और ना हमें सी पता है, तो हम लोग डायग्राम की मदद से सी जरूर बता सकते हैं। कैसे? अगर सर ये एंगल क्रिटिकल एंगल सी है बच्चों तो ये वाला एंगल भी तो सी होगा। अगर ये एंगल सी होगा तो आप यहां पर साइन सी लगा दो। बच्चों साइन सी होता है लंब बटे टर्न। अब देखो अगर ये 3 है ये 4 है तो 101% ये टर्न हमारा 5 सेंटीमीटर होगा यहां से यहां तक ऐसे। तो लंब बटे टर्न, लंब 3 और टर्न हमारा 5। तो साइन सी की जगह पे हम बताइए क्या लिख सकते हैं सर 3/5 लिख सकते हैं और यहां 1/μ। तो फाइनली आप ये देखिए कि 1/μ हमारा 3/5 आ गया, या म्यू भी निकाल लो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली देखिए 1/μ 3/5। तो हम लोग यहां 3/5 जब से लिखेंगे तो आंसर तुम्हारा 9/5, 3 × 9/5 × 10⁸। ये तुम्हारी लाइट की स्पीड हो जाएगी उस द्रव में। हमने 1/μ का डायरेक्ट मान रख दिया है 9/5। अब आप बताइए 9/5 क्या होने वाला है? तो कहना 9/5 को आप देखिए तो 1.6 लिखा जा सकता है। 5 × 5 4 40 15 40 सॉरी 1.8। तो आंसर इसका जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए ये लीजिए 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है बच्चों। बोला है ये इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है ना, 10 रेजिस्टेंस वाला सवाल है। क्रमशः 12 ओम और 24 ओम के 2 प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में जुड़े हैं। मेरे भाई यहां पर बोला है कि इन्होंने 2 रेजिस्टेंस है मेरे पास, एक हमारा 12 ओम है दूसरा 24 ओम है। और बताइए कितने वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हैं? सर 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े, 6 वोल्ट की बैटरी। कौन से 2 रेजिस्टेंस है? सर पहला रेजिस्टेंस है आपका 12 ओम और दूसरा रेजिस्टेंस है तुम्हारा 24 ओम और ये दोनों ऐसे सीरीज में जुड़े हैं ऐसे और 6 वोल्ट की बैटरी सर। तो बताना है 8 सेकेंड में, सर 8 सेकेंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? सर 8 सेकेंड में ऊष्मा की मात्रा पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या होगा कि 12 और 24 का हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा। आता है ना भाई नेट रेजिस्टेंस निकालना, है ना? तो R1 × R2 वैसे सही तरीका आप ये वाला लगाया करो 12 और 24 का एलसीएम 24 ऊपर 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, ये सबसे सही और सटीक तरीका है मेरे भाई। आप यहां से डॉट से देखिए तो नेट रेजिस्टेंस जो है वो 8 ओम आ जाएगा। चलिए भाई अगर नेट रेजिस्टेंस 8 ओम आ गया तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाइए कि H = V² / R ये वाला लगाइए और इनटू समय का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें हीट बन जाएगा। चलो वोल्टेज देखिए 6 है, 6 का स्क्वायर 36, रेजिस्टेंस 8 है और समय की वैल्यू बताइए कितनी है? सर समय की वैल्यू इन्होंने 1 सेकेंड बोली है, ये देखिए 8 सेकेंड में। अब आप बताओ 36/8 कितना होना? 8 × 2 32 है। तो मेरे भाई इस सवाल का जो सही आंसर जाने वाला है 4.5 जूल जाएगा। ये देखो 4.5 जूल जाएगा, इसीलिए इस सवाल का जो सही आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला उत्तर होगा। चलो
तो एक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया सवाल, बहुत वीआईपी क्वेश्चन था और आप देख भी लीजिए कैसे हमने इसको अटेम्प्ट किया है। चलो नेक्स्ट है अगला। चलो बच्चों 6वां नंबर सवाल बहुत प्यारा सवाल है। बच्चों बोला जा रहा है यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान रंग जितना अधिक मुड़ता है उस घटक का कांच का अपवर्तनांक उतना ही। देखो बहुत सारी बातें लिखी है, मुझे इन बातों से मतलब नहीं है। मुझे तो ये समझ में आया क्वेश्चन कि भैया ये अपवर्तनांक है, बहुत सारे कलर लिखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से किस कलर का अपवर्तनांक ज्यादा होगा किसका कम। यही तो है क्वेश्चन है। तो बच्चों ये सब चीजें मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा रखी है, आप जाके देखिए। आपको मैं एक बार रिपीट करा देता हूं, जब हम लोग विबजोर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर, हम लोग विबजोर की बात करते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा जब हम विबजोर की बात करते हैं तो जो वायलेट होता है उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, हमेशा इस बात को याद रखना, वायलेट का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। और रेड की बात करते हैं बच्चों तो रेड का जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। बस इतनी बात आप याद कर लो। मतलब ये है कि जब रेड का मिनिमम है तो नीचे से ऊपर जाने पर, सर नीचे से ऊपर जाने पर अपवर्तनांक हमारा क्या हो रहा, बढ़ रहा है, बढ़ता है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके अब देखिए इसमें 3 कलर है, येलो, वायलेट और ग्रीन। रेड है ही नहीं, तो येलो, वायलेट और ग्रीन मैं अंडरलाइन कर दूं। वायलेट है ना, वायलेट है, येलो है और ग्रीन है, यही 3 कलर ही तो है इन्होंने पूछे। आप बताओ फिर इनका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो कहना इन तीनों कलर में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वायलेट का होगा, उससे कम अपवर्तनांक ग्रीन का होने वाला है और उससे भी कम अपवर्तनांक सर येलो का होने वाला है। ये देखो ऐसे ही उत्तर जाएगा। तो वायलेट का सबसे ज्यादा, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो। ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सवाल का सही आंसर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट खिचड़ी पढ़ाऊंगा, खिचड़ी कभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं। मैं आपको क्लियर और स्पष्ट बताऊंगा कि भाई ऐसा है इसलिए ऐसा है, और वो यूनिवर्सल होगा। ऐसा नहीं कि मेरे कॉन्सेप्ट आपको 8 सवालों में सही होंगे और दूसरा सवाल गलत हो जाएगा, नहीं। जो मैंने एक बार आपको समझा दिया उससे चाहे औने पौने तिकोने कोई भी सवाल बनेगा आपसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट 7वां नंबर बच्चों, 7वां नंबर सवाल ये है, निम्नलिखित में प्रकाश के प्रकीर्ण के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से प्रकाश के प्रकीर्ण का अनुप्रयोग बताइए। पहला देखिए, पहला क्या, खतरे के संकेतों का लाल होना। बिल्कुल एकदम सही बात है, जो खतरे के संकेत होते हैं वो लाल होते हैं, क्यों है तो कहना लाल इसलिए होते हैं क्योंकि खतरे के संकेत हमें दूर से दिखाई देते हैं और दूर से लाल रंग हमें हमेशा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्ण कम होता है इसलिए लाल रंग दूर से दिखाई देता है और खतरे के निशान हमेशा दूर से दिखाई देने चाहिए। तो बच्चों कहीं ना कहीं ये प्रकाश के प्रकीर्ण पे आधारित है, ऑप्शन नंबर है ना। आ जाइए, समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, समय से पूर्व सूर्योदय और सूर्यास्त विलंब से होना। देखो ये पॉइंट जो होता है, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि समय से पहले सूर्योदय क्यों दिखाई देता है और समय के बाद भी सूर्य हमें नजर आता है। बच्चों उसका सबसे बड़ा रीजन होता है जिसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब हमारे पास प्रकाश ऊपर से नीचे आता है तो विभिन्न लेयर से होता हुआ आता है और उन लेयर में अपवर्तन होता है। तो बच्चों ये जो दूसरा वाला पॉइंट लिखा था ना, ये एक्चुअली में अपवर्तन का कारण है। किसका कारण है सर, ये अपवर्तन का कारण है, दिखाई दे रहा। तारों का टिमटिमाना, सर ये भी हमारा अपवर्तन होता है, तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन है। लेकिन मैं आपको बता दूं टिंडल प्रभाव ये प्रकीर्ण की वजह से होता है जो कोलाइडी विलियन द्वारा होता है ना। सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, बच्चों सूर्य का लाल होना और आकाश का नीला होना ये भी हमारा प्रकीर्ण है। आकाश का नीला रंग होता है धुएं के प्रकीर्ण की वजह से, और सूर्य लाल इसलिए दिखाई देता है, सुबह और शाम का सूर्य लाल दिखाई देता है, दोपहर का नहीं। हाँ, तो सुबह और शाम का सूर्य इसलिए लाल होता है क्योंकि सुबह और शाम सूर्य हमसे बहुत दूर होता है, इतना ज्यादा दूर होता है मेरे भाई कि वहां से सारे कलर जब चलते हैं ना तो उनमें से सिर्फ लाल रंग ही हमारे पास पहुंच पाता है क्योंकि लाल का प्रकीर्ण कम होता है। तो सुबह और शाम का सूर्य हमेशा लाल होता है मेरे भाई। तो कहने का आंसर ये है कि जो इन्होंने प्रकीर्ण के बारे में पूछा था ये सही है, ये प्रकीर्ण पे आधारित रही है, ये आधारित रही है, ये आधारित, ये आधारित। ADE हरा ये लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सवाल का सही आंसर जाना चाहिए। हालांकि इन्होंने ADE न लिखकर DEA लिख दिया, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है मेरे भाई। ओके, तो प्रकाश के प्रकीर्ण पे कौन सी घटनाएं आधारित होती है, ये बात आप सब लोगों को एकदम क्लियर पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अगला,
8वां, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब पाने के लिए बताइए वस्तु को कहां रखेंगे। देखो सबसे पहली लाइन देखिए, इन्होंने लाइन में ही सारी चीजें स्पष्ट कर दी। सर इन्होंने बोला है उल्टा और बड़ा, देखो लाइन से ही समझ में आ रहा है उल्टा और बड़ा। भैया उल्टा प्रतिबिंब जो है हमेशा अवतल दर्पण बनाता है, बताइए ये बात सबको पता है ना। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कौन बनाता है, अवतल दर्पण। कभी भी उत्तल दर्पण उल्टा बनाते हैं, उत्तल हमेशा सीधा बनाता है, समतल भी सीधा बनाता है। तो ये जो आपने उत्तल दर्पण लिखा है सर, ये जो आपने उत्तल दर्पण लिखा है सर, ये दोनों आंसर हमारे पहली बात तो गलत हो जाएंगे। अच्छा फिर आगे आइए सर, अवतल दर्पण से अनंत, देखो उदाहरण से रखना, अगर वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनता है सर, प्रतिबिंब बनता है फोकस पे, और फोकस पे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। फोकस पे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो बताइए हमेशा कैसा होगा, छोटा, और प्रतिबिंब बनाना था बड़ा। तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया है। तो इस सवाल का जो सही और सटीक उत्तर जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी वाला होना चाहिए, बिटवीन सी एंड एफ ऑफ अ कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच में, देखो आप कभी अवतल दर्पण को गौर से देखिए तो अवतल दर्पण में ऐसे ऐसे सर, अवतल दर्पण में ये रहा हमारा पोल और आगे ये रहा फोकस और आगे ये रहा सेंटर। जब भी कभी अवतल दर्पण में हमारे पास वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में बनता है, बड़ा बनता है, उल्टा बनता है। तो वस्तु को अगर आप सी और एफ के बीच में रखोगे तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। इसीलिए बच्चों इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं जब आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपने थ्योरी पढ़ रखी है। बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये सब थ्योरी एकदम क्लियर याद होना चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। अरे ये देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारे कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित परिपथों में 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े प्रतिरोध या प्रतिरोध के संयोजन में ऊष्मा क्या है। सर 3 डायग्राम दिए रहे, 12 वोल्ट की बैटरी से हमारे 3 डायग्राम है, ये 2 ओम का है, ये 2 ये 2। सर इन्होंने बोला है कि ऊष्मा क्या होना चाहिए, सभी में समान होनी चाहिए। एक तो ये आंसर है, दूसरा अधिकतम वाला आंसर बता रहा है। लग जाएगा सर। पहले आप तीनों डायग्राम को गौर से देखिए, चाहे पहला दूसरा तीसरा हो, सब तीनों डायग्राम में बैटरी 12 वोल्ट की है। बैटरी तो 12 वोल्ट की है, तो जब बैटरी 12 वोल्ट की है तो हम सीधा सीधा कहेंगे पावर का फॉर्मूला सर V²/R वाला लगा दो, धारा वाला मत लगाइए, थोड़ी धारा हमें नहीं पता। लेकिन तीनों की बैटरी 12 वोल्ट की है तो वोल्टेज समान हो गया। लेकिन बच्चों देखो रेजिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए, और अलग अलग रेजिस्टेंस से हम पावर बता देंगे किसमें ज्यादा होगी किसमें कम। चलो सबसे पहले तीनों कंडीशन में नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। यहां नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सिर्फ 2 ओम ही आएगा है। सर ये दोनों सीरीज में है तो यहां दूसरी वाली कंडीशन में नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 4 ओम आएगा, छोटी सीरीज में। सर 2 और 2 हमारे पैरेलल में है। बच्चों अगर 2 और 2 हमारे पैरेलल में है तो जल्दी बताइए, अगर मैं एक्स्ट्रा नेट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो 2 और 2 पैरेलल में है, तो एक्स्ट्रा नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारा 8 ओम। भाई 2/2। चलो अब आ जाइए, फॉर्मूला आपने देखा P = V²/R होता है। अब आप ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। सर ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये जिसमें मिनिमम होगा है, सर बताओ अगर रेजिस्टेंस मिनिमम है तो पावर हमारी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। बोलो इन तीनों में रेजिस्टेंस मिनिमम किसमें है, तो कहना इन तीनों में रेजिस्टेंस तीसरे वाले में। तीसरे वाले में रेजिस्टेंस देख लो मिनिमम है, इसलिए तीसरे वाले में पावर मैक्सिमम होगी। तीसरे वाले में पावर मैक्सिमम होगी मेरे भाई, इसीलिए इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर पावर का फॉर्मूला तो I²/R भी होता है, यानी जिसमें R ज्यादा उसमें पावर मैक्सिमम। मेरे भाई I²/R तब लगाना होता है जब धारा कांस्टेंट हो। क्या इन तीनों में धारा कांस्टेंट है बताइए? ये तो धारा निकाल लीजिए फिर I²/R लगाइए। लेकिन तीनों का वोल्टेज 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट है, इसीलिए हमने V²/R का मदद ली और उससे आंसर निकला हमारा ऑप्शन नंबर 4, मतलब 3rd वाले में ऊष्मा ज्यादा होगी। नेक्स्ट आइए अगला 10वां नंबर। ये भी हमारा रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। छवि एक कांच के प्रिज्म पर आपतित किरण को दर्शाती है। ठीक है भाई बच्चों, यहां पर एक प्रिज्म है और एक प्रिज्म में इस तरह से लाइट रे आगे बढ़ रही है।
फिर बोला जा रहा है कि कोणों को दर्शाया गया, कोणों को लेवल को दर्शाया गया, कौन सा कोण आपतन कोण और अपवर्तन कोण होता है। मैं देखो यहां पर आप लोगों को किसी प्रिज्म में कौन कौन से एंगल कहां कहां बनते हैं वो सारे एंगल बता दूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने चित्र में प्रिज्म दिखाया बच्चों, प्रिज्म में मैंने ये नॉर्मल दिखा दिया, एक नॉर्मल मैंने ये दिखा दिया, है ना। मान लीजिए पहली लाइट रे इस तरीके से एंट्री करती है, ऐसे एंट्री की पहली लाइट रे ऐसे, फिर इसके बाद ये लाइट रे अपवर्तन के बाद ऐसे जाएगी, ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगी, ऐसे तो हो रहा। अब देखो भाई कहां कहां कौन कौन से एंगल बनते मेरे भाई, मैं आपको बता दूं ये नॉर्मल है। ये क्या है सर? ये नॉर्मल है। तो बच्चों नॉर्मल का ये जो एंगल बनता है आने वाली प्रकाश की किरण, बच्चों आने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं सर? इस किरण को बोला जाता है आपतित किरण। ये हमारी आपतित है ना, आपतित किरण। आपतित किरण नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको आई बोलते हैं, मतलब आपतन कोण, ये आपतन कोण है। फिर ये एंगल अपवर्तन कोण, है ना, R1 बोलते हैं सर, ये एंगल R2 बोलते हैं। फिर लास्ट वाला जो एंगल होता है सर इसे I1 बोला जाता है, इसे I2 बोला जाता है। ओके, I1 को बोलते हैं आपतन कोण और I2 को बोलते हैं निर्गत कोण, निर्गत। फिर जब हम लोग इस लाइन को थोड़ा और पीछे बढ़ाते हैं ऐसे, है ना, और वापस से ये जो जाने वाली लाइन है इसको हम और पीछे बढ़ाते हैं ऐसे, अरे चल बे, ये देखो इसको ऐसे पीछे बढ़ाते हैं। तो मेरे भाई यहां पर एक एंगल बनता है, ये एंगल, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल को बताइए किस नाम से जाना जाता है सर? इसको बोलते हैं डेल्टा डेविएशन एंगल। आप मेरी बात समझो, मैं फिर से बोलता हूं, नाम कॉपी में नोट डाउन करेंगे। I1 तुम्हारा आपतन कोण, I2 तुम्हारा निर्गत कोण, डेल्टा तुम्हारा डेविएशन कोण। अब इन्होंने पूछा क्या था सर? इन्होंने पूछा था आपतन और अपवर्तन। तो मेरे भाई आप चित्र में देखो, आपतन कोण ये ए है नॉर्मल के साथ, और अपवर्तन कोण ये है जिसको डी बोला जा रहा है। तो आपतन और अपवर्तन कोण हमारे ए और डी हो जाएगा सर। ए और डी ही हमारे आपतन और अपवर्तन कोण होंगे, है ना। चलो आ जाइए नेक्स्ट 11वां नंबर लीजिए बच्चों। 11वां नंबर सवाल बहुत प्यारा सवाल है। इन्होंने बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द गिवन फिगर। आप बताओ चित्र में दिए गए फिगर के अनुसार कौन सा हमारा सही है। यहां पर एक फिगर दिया गया है, आप देखो बच्चों। सबसे पहली बात, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो आपको समझना होगा कि सवाल कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि यहां पर कुछ पॉइंट लिखे, आपको बता रहे हैं इन पॉइंटों में से कौन सा पॉइंट हमारा सही है। जैसे कि पहला पॉइंट में ए और बी के बीच प्रतिरोध है। चलिए बच्चों, ए वाला पॉइंट देखिए कहां है, ये रहा तुम्हारा ए वाला पॉइंट और ये हमारा बी वाला पॉइंट। तो बोला जा रहा है ए और बी के बीच प्रतिरोध इतना है। थोड़ा गौर से देखिए, है मेरे भाई ए और बी के बीच 3 3 3 समांतर में लड़े, 3 3 3 समांतर में लड़े। तो ए और बी के बीच बताइए नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3/3 है। ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। और आपने भाई साहब कितना बताया? 2 ओम बताया सर, गलत हो गया। चलो पी और क्यू के बीच नेट रेजिस्टेंस, चलो पी और क्यू के बीच निकालते हैं हम लोग। यहां पर पी और क्यू के बीच निकालते हैं तो पहले बताओ पी कहां है, क्यू कहां है। मेरे भाई ये रहा तुम्हारा पी पॉइंट और ये रहा तुम्हारा क्यू पॉइंट। अगर मैं पी और क्यू के बीच देखूं तो देखो पूरे के बीच देखना है, 3 3 3 का समांतर 8, 2 2 का समांतर 8, यहां 8 यहां 8, 4 4 का समांतर 2, 4 4 का समांतर 2, यहां 8 यहां 8। सब सीरीज में हो जाएंगे। तो 8 8 2 मतलब P और Q के बीच नेट रेजिस्टेंस कितना आने वाला है? तो कहना P और Q के बीच नेट रेजिस्टेंस सर 4 ओम आएगा। और आपने कितना बोला P और Q के बीच? 3 ओम, गलत हो गया सर, है ना। एक दूसरा है A और B के बीच वोल्टेज, और अगला है परपथ में बहने वाली धारा। बच्चों परपथ में बहने वाली धारा जरूर बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं परपथ में बहने वाली धारा कितनी होनी चाहिए तो कह देना नेट वोल्टेज डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। यही हो रही परपथ में बहने वाली धारा। अच्छा बताओ नेट वोल्टेज कितना है? सर यहां बैटरी लगी है 3 वोल्ट की, तो 3 वोल्ट की बैटरी और नेट रेजिस्टेंस कितना है सर? तो कहना नेट रेजिस्टेंस जो आपने बताया सर पूरा, तो P और Q के बीच ही तो नेट रेजिस्टेंस है। तो P और Q के बीच नेट रेजिस्टेंस 4 ओम का है मेरे दोस्त। तो बताइए बहने वाली टोटल धारा 0.75 एम्पियर। अरे यार सर ये तो मिल गया, ये सही हो गया। अगर ये सही तो ये गलत, ऑब्वियस सी बात है, एक ही आंसर सही है।
लेकिन ये निकाला कैसे होगा? ए और बी के बीच हमारा 0.5 वोल्टेज है। बच्चों आप तो देखिए ए यहां है और बी यहां है, हमें ए और बी के बीच वोल्टेज चाहिए। तो मेरे भाई अगर मैं ए और बी के बीच वोल्टेज पूछूं तो कहना ए और बी के बीच बहने वाली धारा उतनी होगी जितनी की टोटल धारा है 0.75 एम्पियर। और आप देखो ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस हमने निकाला A2, तो ए और बी के बीच आने वाला वोल्टेज 0.75 वोल्ट ही होगा। और आपने कहा 0.5 वोल्ट। सर आपने गलत बोला। मेरे भाई इस सवाल का जो सही और सटीक आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? डी वाला उत्तर इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? चित्र में देखिए और सुझाव दीजिए कि पात्र ए बी सी डी में वाष्पन की दर सर्वाधिक किसमें होगी। बच्चों ये सवाल ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। इन्होंने बोला है कि ए बी सी डी में आपको बताना है कि वाष्पन की दर किसमें ज्यादा होने वाली है। अब आप देखो यहां पर 4 कंटेनर दिखाए गए। पहला कंटेनर, फिर दूसरा कंटेनर का साइज छोटा है, तीसरे कंटेनर के ऊपर पंखा लगा है, चौथे कंटेनर में देखिए ऊपर हमारे पास कह सकते हो एक बर्तन है, बंद है। अब इन्होंने बोला है कि वाष्पन की दर सबसे अधिक किसमें होगी। तो मेरे भाई पहली बात तो यह है कि आप ये देखो बड़ा और छोटे में हमेशा बड़े में वाष्पन की दर ज्यादा होती है, जल्दी जल्दी पानी वाष्पित हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि यहां बर्तन बंद है, तो यहां तो वाष्पन होने वाला नहीं है क्योंकि बर्तन बंद है मेरे भाई। अगर बर्तन बंद है तो वाष्पित होगा कैसे? तो बच्चों अब ये देखो यहां पर बर्तन खुला है, यहां बर्तन खुला है, और इनके साइज भी बराबर है, लेकिन इसके ऊपर पंखा लगा है। तो मेरे भाई जब पंखा लगा हुआ है तो मानी बात है एयर का सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाएगा, और एयर का सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाएगा तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो रेट मिलेगा आपको इवापोरेशन का, है ना सर, मैक्सिमम जो रेट मिलेगा आपको इवापोरेशन का वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। ये देखिए, लेकिन अगर यही मिनिमम रेट पूछा जाता कि बताइए इनमें से किसमें मिनिमम रेट मिलेगा इवापोरेशन का, तो बच्चों मिनिमम रेट मिलता तो आंसर होता ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाला है। सर ये हमारा मैक्सिमम रेट होगा इवापोरेशन का, ठीक है। तो आंसर इसका जो सही होगा बच्चों वो सी वाला आंसर सही होने वाला है, मैक्सिमम। क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम पूछा है, सर्वाधिक पूछा है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सवाल था। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो बच्चों अगला सवाल देखो क्या है, 13वां नंबर। बोला जा रहा है कि कैपेसिटर C1 बराबर 10 माइक्रोफैराड है, C2 बराबर 30 माइक्रोफैराड है, ईएमएफ 20 किलो वोल्ट है। फिर बोला जा रहा है बताइए C1 पे विभवांतर क्या होना चाहिए, और ये दोनों कैसे जुड़े हैं? सर ये दोनों सीरीज में जुड़े, चलो बना लेते हैं। सबसे पहले देखो मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसको आपने कहा C1 है, दूसरा कैपेसिटर है जिसको आपने कहा C2 है, और ये बताइए कितने वोल्ट के साथ जुड़े हैं? सर ये जुड़े हैं तुम्हारे 20 किलो वोल्ट के साथ। ये जुड़े हैं तुम्हारे किसके साथ? सर ये जुड़े हैं 20 किलो वोल्ट के साथ, है ना। चलो कैपेसिटर को भी हम लोग वो कर लेते हैं। बच्चों यहां का जो कैपेसिटर है C1 या C1 लीटर डायरेक्ट आप 10 माइक्रोफैराड लिख दो है, और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है? सर इसकी कैपेसिटेंस है 30 माइक्रोफैराड, ऐसे बोला जा रहा है। तो बोला ये है कि C1 पे आने वाला विभवांतर बताइए। मतलब ये जो पहला वाला है C1, इस पे वोल्टेज V1, इस पे वोल्टेज V2, तो आपको V1 बताना है। C1 में आने वाला वोल्टेज आपको क्या बताना है? ये C1 मान लो और ये C2 मान लो, तो आपको C1 में आने वाला वोल्टेज V1 चाहिए। निकल आएगा? अरे बिल्कुल सर निकल आएगा। कैसे निकलेगा सर? सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहां पर C1 और C2 है, ध्यान दो ना, तो आप इनका नेट कैपेसिटेंस निकाल दो, नेट कितना होना चाहिए। तो मेरे भाई नेट निकालेंगे तो सीरीज के लिए फॉर्मूला जो लगता है वो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 लगता है, ये सीरीज के लिए। तो बताइए 10 गुणे 30 और डिवाइड बाई 10 प्लस 30 यानी 40, आप देख लो। ओके, तो यहां से फाइनली आपको पता चला कि जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी, आप यहां 80 से 80 कैंसिल कर दो, मेरे भाई नेट कैपेसिटेंस 7.5 आ गया। 30/4 7.5 होता है। 7.5 माइक्रोफैराड ये नेट कैपेसिटेंस धारिता है। अब बच्चों आप नेट आवेश निकाल दो, है बच्चों नेट आवेश क्यू नेट का फॉर्मूला हो जाएगा C इंटू वी, है ना, और C की जगह C नेट इंटू वी। भाई C बराबर होता है Q अपॉन V, Q बराबर CV। अब बताओ नेट कैपेसिटेंस कितनी है? सर नेट कैपेसिटेंस है 7.5, जिसको आप 30/4 फिर से लिख दीजिए, और वोल्टेज है तुम्हारा 20 किलो वोल्ट। तो मेरे भाई अगर यहां से मल्टीप्लाई किया जाए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 3 15 यानी 150। देख लो सर ये 150 आने वाला है।
लेकिन जो भी हमारा आंसर आएगा 150 उसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, आपको सही इस हिसाब से करना पड़ेगा कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। सर माइक्रो का मतलब ये होता है 10⁻⁻6, देख लो। और किलो का मतलब क्या होता है, सर किलो का मतलब होता है 10⁻+3। ये देखिए, तो ये हमारा कूलाम में आंसर लाने के लिए मैंने ऐसा काम किया, है ना। तो बच्चों अगर मैं कूलाम में आंसर निकालूं कि भैया कूलाम में कितना होगा, तो -6+3, तो बच्चों फाइनली पता चला 0.15 कूलाम। 0.15 कूलाम ये इस सवाल का सही आंसर होगा, ये आवेश आ गया। अब मुझे नेट वोल्टेज V1 चाहिए, तो आपको पता है कि C बराबर फॉर्मूला होता है Q/V। अगर V बराबर निकाला जाएगा तो Q/C, Q/C ऐसा हो जाएगा। अब आंसर भी हमें किलो वोल्ट में ही चाहिए, आंसर भी किसमें चाहिए, किलो वोल्ट में। अब आप चाहो तो इसको ऐसा ना करके 150 वैल्यू ही रखिए, ऑटोमेटिक इसका आंसर सही हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। सर नेट आवेश 150 है ना, इसमें माइक्रोफैराड है और साथ साथ किलो वोल्ट भी है। और रही बात हमारा सी की, तो ये बताइए V1 का यहां C1 रखा जाएगा। C1 कितना है 10, तो 10 आ गया, तो फाइनली हमारे पास 15 किलो वोल्ट का आंसर हो जाएगा। ये देखो, तो सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो 15 किलो वोल्ट आएगा, इस सवाल का सही आंसर। ये तो वो अप्रोच थी जो ज्यादातर स्टूडेंट लगाते हैं। अब मैं आपको वो अप्रोच बताता हूं जिससे आप सवाल को बहुत जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। देखो टोटल 20 वोल्ट है, 20 किलो वोल्ट है। V1 V2 निकालना है और V1 V2 20 किलो वोल्ट से ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बच्चों यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। आपको पता है कि C बराबर होता है Q/V, और मैं आपसे पूछूं कि V बराबर क्या हो जाएगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/C। ये देखो सर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/C हो जाएगा। तो आप C का पहले रेशियो बताइए। सर C का रेशियो 10 और 3 यानी 8:3। तो वोल्टेज का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:8, उल्टा है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको 20 किलो वोल्ट को, सर 20 किलो वोल्ट को 3:8 में बांट दो, वही आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई बांटना सबको आता होगा। अगर 20 किलो वोल्ट को 3 और 8 के रेशियो में बांटा जाए तो बताइए क्या उत्तर आने वाला है। तो बांट दीजिए जल्दी से। यहां टोटल 4 है, 4 पंचे 20, 5 3 15, यानी पहला मान आ जाएगा 15 किलो वोल्ट, ये पहला मान आ जाएगा, और दूसरा मान आ जाएगा 5 किलो वोल्ट। ये देखो, और हमें V1 पूछा जा रहा था, पहले वाले पे वोल्टेज पूछा जा रहा था, तो डायरेक्ट हमारा 15 किलो वोल्ट आ जाएगा, है ना। तो आप क्या है, जैसे भी लगाइए, बस आपका आंसर सही आना चाहिए, आपको तरीके पता होना चाहिए सवाल लगाना कैसे, है ना। एक वो अप्रोच थी, एक ये अप्रोच थी, जो भी आपको अच्छा लगे आप रख लीजिए। 14 नंबर बोला जा रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट एट। आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड इनमें से कहां सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। बच्चों हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी कभी मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये रहा तुम्हारा नॉर्थ पोल, ये रहा तुम्हारा साउथ पोल। आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं, हमारी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो कहां से निकलती हैं, तो कहना चुंबकीय बल रेखाएं सर नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ऐसे ऐसे, और साउथ पोल में एंट्री करती हैं, ऐसे ही, है ना। तो बच्चों यहां से ऐसे जाती हैं, ऐसे। तो याद रखना चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों में बहुत पास पास होती हैं, ध्रुवों में बहुत पास पास होती है चुंबकीय बल रेखाएं, इसलिए चुंबकीय बल रेखा पास पास ध्रुवों में होती है। बच्चों इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र का मैक्सिमम मान ध्रुवों पर पाया जाता है। कहां पर, ध्रुवों पर। और कोई भी ध्रुव हो, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। मतलब कहने का ये है कि कोई भी पोल हो, मैक्सिमम जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ध्रुवों पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए बच्चों, अगला सवाल देखो क्या लिखा है, एक्सरे बीम इनमें से किसके द्वारा विक्षेपित की जा सकती है। एक्सरे बीम इनमें से किसके द्वारा विक्षेपित की जा सकती है, बहुत बढ़िया सवाल है। पहले आप मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्सरे है ये क्या है। बच्चों एक्सरे जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जरूर सुना होगा, है ना, मैंने ये सब थ्योरी में पढ़ा रखा है। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटल 7 तरह की होती है। ऊपर से अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले गामा रेज आता है, फिर बताइए कौन सा आता है, एक्सरे आता है। एक्सरे के बाद अगला वाला नंबर आता है अल्ट्रा वायलेट। सर अल्ट्रा वायलेट, इसी तरह से हमारा फिर विजुअल, इसको याद करने की मैंने पूरी ट्रिक भी बताई है उसमें। विजुअल, विजुअल के बाद बताइए क्या आता है बच्चों, इंफ्रारेड आता है। इंफ्रारेड के बाद अगली जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है सर वो आती है तुम्हारी माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद बताइए अगली जो इंफ्रारेड होती है सर वो आती है रेडियो वेव। आप ध्यान से सुनना चाहे देख साथ।
बच्चों ये सब हमारी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। टोटल 7 प्रकार की होती है। और याद रखना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, वो एक उदासीन नेचर की होती है, जिसको आप बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? उदासीन नेचर की होती है, न्यूट्रल। यही रीजन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उदासीन नेचर की होती है, तो वो ना ही चुंबकीय क्षेत्र में डिफ्लेक्ट हो सकती है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में। कैसे, मैं बताता हूं। देखो आपको पता है कि वैद्युत बल, ध्यान से सुनिए सब लोग, सर वैद्युत बल का जब आप फॉर्मूला पूछते हैं कितना होता है, तो कहना वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है F बराबर Q इंटू E। ये होता है F बराबर Q इंटू E, ये वैद्युत बल का फॉर्मूला है ना। इसके बाद जब आप कहते हैं कि सर चुंबकीय बल का फॉर्मूला बताइए, तो मेरे भाई चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है F बराबर BIL साइन थीटा, या आप या लगा दो QVB साइन थीटा, QVB लगा दो बस, ये चुंबकीय बल का फॉर्मूला है। तो आप देखिए दोनों बल के फॉर्मूले में आवेश आया है। क्यों आया है? आया है ना। और आपको पता है कि जो भी उदासीन नेचर का होगा वहां पर बताइए आवेश कितना होगा? सर 0। अगर आवेश ये तुम्हारा 0 हो गया मेरे भाई, तो आने वाला वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों 0। तो जब दोनों 0 हो गए, बल ये दोनों क्या हो गए? सर यहां पर आप कह सकते हैं कि चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हो वो भी 0, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो वो भी 0। जब दोनों 0 है ना, तो जब कोई बल ही नहीं लगेगा विक्षेपण करने के लिए, तो सीधे सीधे कह देंगे कि इसका जो सही आंसर जाएगा वो नो डेविएशन के साथ जाएगा। कोई भी डेविएशन नहीं होगा, नो डेविएशन। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक्सरे बीम किसके द्वारा विक्षेपित की जा सकती है, तो कहना इनमें से किसी के द्वारा विक्षेपित नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर है ना। बहुत प्यारा सवाल था। तो जो आपका सिलेबस है उसी के अनुसार मैं सारे क्वेश्चन सेट कर रहा हूं। 16वां नंबर देखिए बच्चों, 16वां नंबर यह है कि कंसीडर द स्टेटमेंट और ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये स्टेटमेंट पढ़ो और बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारा सही है। सही बताना है। पहला देखिए, कभी भी आवेशित कण पे बल नहीं लगता। ये क्या बात हुई? आप मुझे बताओ F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? QVB साइन थीटा होता है ना। और पहला वाला पॉइंट तुमने बोला कि कभी भी बल आवेशित कण पे बल नहीं लगता। सर आवेशित होगा और बल कभी भी नहीं लगेगा, गलत। बल तो लगेगा। अगर बल नहीं लगना होता तो फॉर्मूला थोड़ी ना दिया जाता। दूसरा, हमेशा एक आवेश हमेशा बल लगेगा, ये भी गलत है भैया। हमेशा बल नहीं लगेगा। अगर थीटा का मान 0 हो जाए, यानी आवेश समांतर प्रवेश कर जाए, कैसा? समांतर प्रवेश कर जाए, तो मेरे भाई उस समय बल 0 होगा। तो तुम कैसे कह सकते हैं हमेशा बल 0, हमेशा बल काम करेगा? नहीं सर। एक आवेशित कण पे एक बल लगता है यदि बल चुंबकीय रेखाओं के लंबवत जा रहा हो। हाँ, ये लाइन एकदम सही है। ये लाइन एकदम सही है। बल तभी काम करेगा जब लंबवत जा रहा हो, यानी थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए, तब बल काम करेगा, है ना। अगला देखिए, एक आवेशित कण पे एक बल लगता है यदि बल चुंबकीय रेखाओं के साथ चलने का मतलब होता है रेखाओं के पैरेलल। तो रेखाओं के अगर पैरेलल चलेगा तो बल 0। और इन्होंने बोल दिया चौथे वाले स्टेटमेंट में आवेशित कण पे बल तभी लगता है जब वो रेखाओं के साथ चलता है। गलत सर। आवेशित कण पे बल तभी लग सकता है जब वो चुंबकीय क्षेत्र में परपेंडिकुलर गति करेगा, तब सर उसी समय मोशन में फोर्स लगेगा। और कोई भी आंसर इसका सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए ओनली थर्ड, ये आइए। 17वां नंबर, ये ग्रेविटेशन से उठाया गया सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो क्या है बच्चों। 17वां नंबर सवाल यह है कि एक भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी की सतह से 7r ऊंचाई की पृथ्वी की त्रिज्या में गति कर रहा है। ध्यान सुनो, बहुत कायदे के साथ सुनना, बहुत प्यारा सवाल है। जैसे कि मान लीजिए ये रही अर्थ, फॉर एग्जाम्पल ये रहे अर्थ, चलो ये अर्थ है, मैं नीचे बना देता हूं। सर ये है हमारी पृथ्वी माता और इससे जो है 7r की ऊंचाई पर सर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। लेकिन ये 7r की ऊंचाई कहां से दी रही है? सर 7r की ऊंचाई दी रही है इसके सतह से, है ना बच्चों। ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यकारी उपग्रह। हाँ, एक भूस्थितिक उपग्रह पृथ्वी की सतह से 7r की ऊंचाई पर है, पृथ्वी की सतह से 7r ऊंचाई पे। और आपको मैं बता दूं, जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है उसका आवर्तकाल उतना ही होता है जितना कि पृथ्वी का, यानी 24 घंटे। इसका 24 घंटे। आप चाहो तो इसको अपनी तरफ से 1 बोल दो। कितना बोल दो? 1 बोल दो, 1। फिर आ रही, फिर बोला जा रहा पृथ्वी की सतह से 3r की ऊंचाई पर, फिर से पृथ्वी की सतह से 3r,
यानी अब सतह से हमें कितनी ऊंचाई पर जाना है सर? सतह से जाना है 3r की ऊंचाई पर। यहां पर भी एक सैटेलाइट है, ऐसा नहीं है एक सैटेलाइट नहीं है, यहां पर भी एक सैटेलाइट है, ऐसे ऐसे। तो दूसरे उपग्रह की समय अवधि क्या होगी? यानी यहां पर जो दूसरा उपग्रह है, इस दूसरे उपग्रह की समय अवधि T2 आपसे पूछी जा रही है। हाँ, ठीक है। यानी एक उपग्रह की ऊंचाई देकर उसका समय अवधि देकर, समय अवधि दिया नहीं है, वो हमें पता होना चाहिए, दूसरे की पूछी जा रही है। एक्चुअली में यहां पर जो हम लोग नियम लगाएंगे वो लगाएंगे केपलर का दूसरा नियम। सर केपलर का दूसरा नियम कहता है कि T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁻3 ये होता है। कई बार आप लोग इस नियम को एक और तरीके से पढ़ते हैं। आप कई बार कहते हैं कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻3/2, ये भी तो कहते हैं। हाँ सर, ये केपलर का दूसरा नियम है, इसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड के नियम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहां जो स्मॉल r होता है ना, वो सेंटर टू सेंटर हाइट होती है। जैसे कि ये हमारे पास जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट हो गया और ये रहा सेंटर, तो हमें स्मॉल r जो है वो सेंटर टू सेंटर हाइट कहनी पड़ेगी। यानी ये हाइट को हमें r कहना होगा, ये भी हमारी r होगी। तो फाइनली आपको मैं बता दूं, जब हम लोग यहां 1 और 2 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, T1/T2 बराबर R1 डिवाइड बाई R2 की पावर 3/2। तो पहला T1 24 घंटे, दूसरा T2 मुझे निकालना है। फिर जब आप R1 की बात करेंगे ना, तो 7r + r सेंटर टू सेंटर लेना होगा। यानी ऊपर हो जाएगा 8r, सेम उसी तरह से यहां 3r और यहां r 4r की पावर 3/2। बस अब आप सवाल को सॉल्व कर लो। तो बच्चों देखो, r से r कैंसिल, 8/4 2 होता है। अरा तो मेरे भाई यहां पर ऊपर 24, थोड़ा यहां कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, यहां नीचे T2। सर 8/4 2 होता है, 2 की पावर 3/2। तो 2 की पावर 3/2 मतलब 2 का घन कर दो, 2 की पावर 3 8, 8 का वर्गमूल कर दो, तो 8 का वर्गमूल 2√2। अरे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां T2 बराबर जो आ जाएगा वो 12/√2 आएगा। देख लो, मतलब दूसरे ग्रह का जो हमारा आवर्तकाल आएगा वो 12/√2 आएगा। अब देखो 12/√2 कोई आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। क्या हम लोग 12/√2 को ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करके 6√2 ऐसा भी तो लिख सकते हैं। और 6√2 देखिए हमारा आंसर है, 6√2 हमारा उत्तर है। तो इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो 6√2 के साथ जाने वाला। तो जब भी कभी ग्रह अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, कुछ ऊंचाई पर चले जाते हैं या पृथ्वी के पास आते हैं, तो उनका आवर्तकाल घट बढ़ सकता है, और उसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है। चलो नेक्स्ट आइए, ये लो 18वां नंबर। ये एक सिंपल सवाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सवाल है। बोला जा रहा है कि प्रतिरोध R के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह एक समय में त्रिभुज की मात्रा में बदल जाता है, हरा, तब परिपथ के किसी बिंदु से गुजरने वाला विद्युत आवेश Q की कुल मात्रा क्या होगी। बच्चों सिर्फ इतना समझो कि यहां कुल मात्रा Q आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और इन्होंने ये बोला है कि डेल्टा फाई चेंज हो रहा है इन डेल्टा टी। आवेश क्यों पूछ रहा है ये? एक्चुअली में यहां पर सिर्फ आपको एक दो फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं, मैं बताता हूं कौन सा। हाँ देखो, आपने फैराडे के नियम में पढ़ा होगा, विद्युत वाहक बल E बराबर होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। सर विद्युत वाहक बल E बराबर होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और विद्युत वाहक बल कुछ और नहीं होता मेरे दोस्त, ये तरह का बताइए वोल्टेज होता है ना। अब आप बताओ वोल्टेज V की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? सर V की जगह पे लिखा जा सकता है I इंटू R। R हमें फॉर्मूले में लेके आना है। सर I को क्या लिखा जा सकता है? सर I को लिखा जा सकता है आवेश बटे समय, ठीक है। आप बात की गहराई को एकदम ध्यान से सुनिएगा, तब कहीं जाके सवाल सॉल्व होगा, ठीक। तो बच्चों कुछ नहीं किया, सर विद्युत वाहक बल V बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, फिर इसके बाद V बराबर I इंटू आर, आई की जगह Q बटे डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। मेरे भाई फटाक से बताइए जरा, अगर मैं R बराबर पूछूं कितना होगा, तो R बराबर यहां से आ जाए, R बराबर नहीं Q बराबर पूछा जाए कि अगर Q बराबर पूछे कितना होगा, तो Q बराबर हो जाएगा सर डेल्टा फाई डिवाइड बाई R। सर डेल्टा फाई डिवाइड बाई R, ये हमारा Q आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर बताइए इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए होगा डेल्टा फाई डिवाइड बाई R। तो वो जो फैराडे का दूसरा नियम था, उस दूसरे नियम के अकॉर्डिंग ये प्रश्न था, और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए, जब एक सोलेनॉइड की प्रति इकाई लंबाई में मोड़ों की संख्या दुगनी कर दी गई,
है। प्रति इकाई लंबाई, देखो मैंने आपको बताया जब हम कहते हैं प्रति इकाई लंबाई वो स्मॉल एन होता है। प्रति इकाई लंबाई को हम स्मॉल एन से शो करते हैं और स्मॉल एन बराबर होता है कैपिटल एन डिवाइड बाई एल। सर ये स्मॉल एन क्या है? तो कहना स्मॉल एन को बोला जाता है नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ। ध्यान रखना नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ ये है स्मॉल एन, ठीक है। और जबकि कैपिटल एन क्या होता है? सर कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टन, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब दूसरी बात सुनिए बच्चों, याद रखना जो भी स्वप्रेरक तत्व होता है जिसको आप इंडक्टेंस बोलते हो, क्या बोलते हो? इंडक्टेंस। तो याद रखना इंडक्टेंस स्वप्रेरक तत्व एल बराबर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, है ना, आगे होता है एन स्क्वायर, कैपिटल एन स्क्वायर, है ना, इंटू ए डिवाइड बाई एल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है। और बच्चों ध्यान रखना ये फॉर्मूला हमारा कैपिटल एन के पदों में है। किसके पदों में है? सर ये फॉर्मूला हमारा कैपिटल एन के पदों में है। और अगर इसको स्मॉल एन के पदों में बनाना है, तो स्मॉल एन के पदों में बनाना है तो मुझे यहां पर एल स्क्वायर, कोई बात नहीं, ऊपर स्मॉल एन स्क्वायर आ जाएगा। अरे भाई एल के पदों में बनाएंगे तो एल यहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो क्या हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, एल बराबर म्यू नॉट। अब देखो एल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जैसे एल का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां स्मॉल एन स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू एल, ये हो जाएगा। तो बात तो वही है। तो बच्चों चाहे आप यहां से देखो चाहे यहां से देखो, एन स्क्वायर के समानुपाती आ रहा है। तो एन स्क्वायर के समानुपाती आ रहा है, ये डबल हो जा रही है, तो स्वप्रेरक तो कितना गुना हो जाएगा? सर 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो स्मॉल एन स्क्वायर आ रहा है ना। चलो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए 20। बच्चों 20वां नंबर सवाल वर्क पावर और एनर्जी का है। वर्क पावर और एनर्जी भी आपके सिलेबस में बोला जा रहा है कि एक सीधी रेखा में चलने वाले कण पर बल F दूरी d के साथ भिन्न है। मतलब इन्होंने बल F और दूरी d के बीच एक ग्राफ दिखाया है। फिर बोला जा रहा 12 मीटर के विस्थापन के दौरान कण पर किया गया कार्य। थोड़ा ध्यान से देखिए सर, विस्थापन 12 मीटर में कण द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है यहां तक, ध्यान सुनिए यहां तक। और यहां 3 मीटर से विस्थापन शुरू हो रहा है। ये तो डॉट डॉट है ना, डॉट डॉट का मतलब होता है कि शुरुआत वहीं से हुई है जहां से डॉट शुरू हुए हैं। तो यहां से शुरुआत हुई है, तो देखो पहले मोशन ऐसे हुआ, बल ऐसे बदला, फिर बल ऐसे बदला, देख लो। और फाइनली बोला जा रहा है कि 3 से 12 मीटर तक गया है। तो आप मुझे जल्दी से बता दो कि कितना कार्य करना होगा। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते समय समझाया था कि जब भी कभी बल और विस्थापन के बीच ग्राफ दिया जाए, तो बच्चों बल और विस्थापन के बीच ये जो ग्राफ का क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल, सर ये क्षेत्रफल बताइए आपको क्या देता है? सर ये क्षेत्रफल आपको देता है वर्क डन, वर्क। तो कुल मिला के आप ये क्षेत्रफल निकाल लो, आपको कार्य पता चल जाएगा, है ना, ठीक है। चल भाई देखो सबसे पहले तो ये 3 7 ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये सर 4 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये 7 ये 3 तो ये 4, ठीक है। ये लेंथ 4, सर ये लेंथ 2। तो बच्चों 4 दूनी 8, यानी ये एरिया ये 8 होगा। मैं एरिया निकाल रहा हूं डायरेक्ट, आयत का एरिया 4 दूनी 8। चलो फिर इसके बाद ये 7 वाला पॉइंट, ये 12 वाला पॉइंट, तो ये लंबाई 5, ये लंबाई 2, और ये त्रिभुज है। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 लंब गुणे आधार, 5 गुणे 2/2। सर ये एरिया हो जाएगा 5। मेरे भाई ये एरिया दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, तो टोटल जो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा वो 13 आ जाएगा, और यही 13 हमारा आंसर होगा। सर यही 13 हमारा आंसर होगा। इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस यहां लगाना था कि बल और विस्थापन के बीच जो भी आप ग्राफ खींचते हैं सर उस ग्राफ का जो हमारा एरिया होता है, सर वही एरिया बताइए हमें क्या देता है? सर वही एरिया हमें कार्य देता है। वो मैंने एरिया निकाल दिया, कार्य पता चल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए, ये लो बच्चों 21 नंबर सवाल बहुत प्यारा सवाल है। एक्चुअली में ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल आना शुरू हो गए, ध्यान से सुनो, है ना। और इस तरह के सवाल लगाए कैसे जाते हैं वो भी सीखिए। बोला जा रहा है कि कोई पिंड एक समान त्वरण ए से गतिमान है, उसका प्रारंभिक वेग u है, समय t के बाद उसका वेग इतना हो जाता है, जो कि समीकरण दिया गया है v बराबर u प्लस ए टी।
फिर बोला जा रहा है उसका वेट वाई अक्ष में है और एक्स अक्ष में, इसका वेट वाई अक्ष में और समय एक्स अक्ष में। देखो इन्होंने कहा है कि सर एक ग्राफ खींचो, वो ग्राफ में बताइए वेलोसिटी कहां होनी चाहिए, वाई अक्ष में, और समय कहां होना चाहिए, एक्स अक्ष में। देख लो वेलोसिटी वाई अक्ष में होनी चाहिए और समय एक्स अक्ष में होना चाहिए, और ग्राफ जो हमें खींचना है वो v बराबर u प्लस एटी का खींचना है और बताना है कि क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हमेशा आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि ग्राफ बनाना कैसे होता है मेरे भाई। जैसे कि यहां v को हमने y एक्सेस माना है, तो v को हमें पहले y लिखना होगा। समय को हमने x एक्सेस माना है, तो समय को x, बच्चों समय को x लिखा है हमने, ध्यान रखना ये x लिखा जाएगा, तो जैसे ही समय x लिखा जाएगा बच्चों तो x को हमने पहले लिख दिया। y बराबर mx प्लस c, इस तरह का एक फॉर्म बनेगा, है ना। चाहे तो आप इस लाइन को दोबारा से भी लिख लो, ऊपर वाली लाइन को v बराबर a इंटू टी और प्लस u, ऐसा लिख लो। अब आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि हमने किस वैल्यू को क्या कहा। हरा हमने देखो v को y कहा, समय को x कहा, तो बच्चों यहां पर देखिए जो स्लोप m हो जाएगी वो a के बराबर हो जाएगी और कांस्टेंट जो c होगा वो u के बराबर हो जाएगा। तो y बराबर mx प्लस सी, यही तो रूप आ रहा है। और आपको पता है कि y बराबर mx प्लस सी, सर y बराबर mx प्लस सी क्या होता है, सर y बराबर mx प्लस सी एक ऐसे ग्राफ आता है, हरा। और ये ग्राफ का, अब देखो मैं थोड़ा और लाइन आगे बढ़ाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, इसको आप ऐसे आगे बढ़ाओ बच्चों। अगर इस y बराबर mx प्लस सी, ये लाइन हो गई y बराबर mx प्लस सी, तो आप सबको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो c होता है ये c y अक्ष में कटा अंतःखंड होता है, ये है c, हरा। लेकिन इसको अगर पीछे बढ़ाया जाए तो ये x अक्ष में कटा अंतःखंड होगा, x अक्ष में। और अगर आपको x अक्ष में कटा अंतःखंड निकालना है, ये वैल्यू चाहिए, तो यहां y बराबर 0 पुट कर दो। y बराबर जैसे ही 0 पुट करेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो माइनस का c बटे m आ जाएगा। चेक कर लो जल्दी से, y बराबर यहां 0 पुट कीजिए, y 0 होगा तो x बराबर माइनस का c बटे m, है ना। और बच्चों आपको पता है कि स्लोप जो होती है वो ये होती है, ये है स्लोप, और ये स्लोप m किसके बराबर आया है, स्लोप m a के बराबर आया। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल बनते हैं। अब देख लेते हैं ना, मूल बिंदु से गुजरेगा, गलत सर, मूल बिंदु से तो नहीं गुजर रहा। x अक्ष का अंतःखंड u है, गलत, x अक्ष में अंतःखंड जो है वो माइनस का c बटे m आया, u नहीं आया। y अक्ष का अंतःखंड u है, हाँ देखो c है, लेकिन c किसके बराबर आया, c सर u के बराबर आया, देख लो c u के बराबर, ये सही हो गया। प्रवणता u है, गलत सर, प्रवणता जो आई है, स्लोप जो आई है वो a आई है, स्लोप जो आई है वो a आई है, स्लोप u नहीं है ना। तो इस तरह से अगर स्टेटमेंट वाले सवाल बनते हैं तो आपको एकदम रेडी रहना है ऐसे सवालों के लिए। कई बार ना इसमें और भी चीजें बन सकती थी, और भी चीजें पूछ सकती थी। हो सकता है कि इसमें x अक्ष का कटा अंतःखंड सही कह देता, माइनस का c बटे m। तो ग्राफ बनाना कैसे होता है ये सीख लीजिए, ये हमारे मोशन का काइनेमेटिक्स का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट आइए। यदि कुंडली खुली हुई है तो बताइए L और R का मान क्या होगा, हरा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये कोई कॉइल है ऐसे, और इस कॉइल को आपने एक AC सोर्स से जोड़ रखा। कॉइल हमेशा AC सोर्स में ही काम करती है, और ये कॉइल ऐसे खुली हुई है। बच्चों याद रखना, जब भी कभी कॉइल खुली होती है तो उसका मतलब होता है अगर कॉइल हमारी कैसी है, ओपन है, ओपन है। तो बच्चों ओपन का मतलब होता है करंट I हमारा 0 है, बहने वाली करंट 0, बहुत सीधी बात है। और जहां कहीं करंट 0 होगा मेरे दोस्त, वहां पर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक इनफाइनाइट हो जाएगा। कहीं पर अगर करंट 0 है तो बताइए वहां पर रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, सर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक इनफाइनाइट हो जाएगा, इस बात को याद रखना। और जब भी कभी किसी कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो याद रखना उसका जो इंडक्टेंस है L वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। जहां रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, रेजिस्टेंस और L एक दूसरे के उल्टे होते। तो ओपन कॉइल के लिए इन्होंने L और R बोला है, तो L0 R अनंत, हरा, L0 R अनंत, L0 R अनंत। ऑप्शन नंबर हमारा किसका जाएगा, बी वाला उत्तर होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, 23 नंबर। एक 40 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है,
200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई से जुड़ा है, परपथ में धारा का आरएमएस मान बताइए। परपथ में धारा का आरएमएस मान बताना है ना बच्चों। ये एसी सोर्स से रिलेटेड सवाल है, ध्यान सुनो। सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप लोगों को एचसी मैंने पढ़ाया है कि एचसी क्या होता है। तो जब भी कोई भी कैपेसिटर अगर जुड़ा होता है किसी एसी सोर्स से तो वहां पर एचसी निकाला जाता है, और एचसी निकालने का फॉर्मूला होता है 1/ω/c। मैं एचसी क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे अगर धारा का आईआरएमएस मान चाहिए, धारा का कौन वाला मान चाहिए सर? धारा का मुझे आईआरएमएस मान चाहिए, तो मुझे ऊपर वोल्टेज का आईआरएमएस मान रखना होगा, और बताइए क्योंकि कैपेसिटर है इसलिए नीचे एक्सी रखना होगा। अब देखो वोल्टेज का मुझे आईआरएमएस मान, वीआरएमएस मान पता है 200, कुल मिलाके मुझे एक्सी निकालना होगा, और एक्सी जैसे पता चलेगा सवाल सॉल्व है ना। लेकिन 1/ω/c बच्चों, ओमेगा का मतलब क्या होता है? 2πf फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है, और सी की वैल्यू कितनी है सर? सी की वैल्यू है 40 माइक्रोफैराड। बोल लो बच्चों, 40 माइक्रोफैराड है ना, तो माइक्रोफैराड को मैं तुरंत जो है 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके फैराड बना लूंगा। ऐसे भाई माइक्रोफैराड को मल्टीप्लाई करके फैराड बना लिया, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए क्या उत्तर होगा। थोड़ा सा एक बार और सॉल्व कर लेते हैं इसको ताकि आसान हो जाए। देखो 5 × 20, आप गौर से देखिएगा, तो 5 × 20 और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। तो मेरे भाई यहां पर 5 × 20, 20 दूनी 40, तो मुझे जो आंसर नजर आ रहा है 1/4π। और जैसे आपने 40 कहा, 2 0 यहां मिल जाएंगे, तो 10⁻⁻6 तो 10⁻³ कह देंगे। ये देखो थोड़ा सा मैंने छोटा कर लिया ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। चलो बताओ, तो वीआरएमएस मान कितना है सर? वीआरएमएस मान है 200 वोल्ट दिया गया। ये जो दिया जाता है ना, ये एवरेज वैल्यू होती है, वीआरएमएस वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद बताओ वीआरएमएस वैल्यू। एक्सी कितना निकाला सर? एक्सी निकाला है 1/4π, और आगे बताइए कितना है? 10⁻³ अब ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। ये -3 कहां जाएगा सर? -3 जाएगा ऊपर, और ये 4π भी ऊपर। तो -3 ऊपर जाएगा तो यह 4π भी ऊपर जाएगा, तो ये हमारा 800π 10⁻³ ये इसका सही आंसर होगा। 800π × 10⁻³। लेकिन इसको हम एक चीज कर सकते हैं। देखो सर, मैंने आपको कई बार बताया है 8 × π कितना होता है सर? 8 × π लगभग 25 होता है, लगभग 25 होता है। -+2 और -3 सर -1, ऐसे तो होगा। 8 × π 25 होता है, 16 × π 50 होता है। तो बच्चों इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो 2.5 एम्पियर के साथ जाने वाला है। चेक कर लो जल्दी से, 2.5 एम्पियर के साथ जाएगा। ये इसका लगभग आंसर है। मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 50 × 4 ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा जाते 2000 -3, और 2 दूनी 4, ये भी सही है। 4 ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8, ये भी सही है। 800π, हाँ सही आंसर। तो बच्चों इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, 2.5 एम्पियर के साथ, ठीक है। तो कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आप एकदम रेडी रहिए। नेक्स्ट आइए अगला 24 नंबर। ये ऑप्टिक्स का सवाल है, रे ऑप्टिक्स का। 2 पारदर्शी माध्यम ए और बी क्रमशः 3/2 और 4/3 माध्यम के सापेक्ष है ना। बच्चों यहां पर देखो पारदर्शी माध्यम है ए और बी, और इन्होंने ए का अपवर्तनांक दे दिया 3/2, और यहां देखिए बी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया सर इन्होंने 4/3, ऐसे बोल दिया। फिर देखो बोला जा रहा है कि माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक बताओ, बी के सापेक्ष ए का। तो बच्चों याद रखना, जिसके सापेक्ष बोला जाता है वो हमेशा नीचे होता है, और जिसका बोला जाता है ए का वो हमेशा ऊपर होता है। बी के सापेक्ष ए का है ना, तो बी के सापेक्ष ए का, तो ए की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू 4/3। थोड़ा आप इसको जरा सॉल्व कीजिए अपने स्तर से। तो मेरे भाई जो मुझे आंसर नजर आ रहा है वो 9/8 नजर आ रहा है, देख लो। तो प्रश्न का सही आंसर 9/8 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी वाला सवाल का सही उत्तर होगा। चलो अरे नेक्स्ट, आज का लास्ट सवाल 25वां नंबर सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बताइए इनमें से कौन हमारा सही है ना। पहला देखिए प्रकाश, देखो पहली बात तो ये याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सर तभी होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से, बताइए कहां जाता है सर? सघन माध्यम से जाता है विरल माध्यम। जब सघन से विरल जाएगा तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा।
तो लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू मीडियम टू डेंसर गलत, डेंसर टू मीडियम ये सही है। प्रकाश केवल पानी में यात्रा कर ले गलत, प्रकाश केवल हवा में यात्रा कर ले गलत नहीं बच्चों। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब प्रकाश डेंसर मीडियम से सघन माध्यम से विरल माध्यम जाए। जैसे कि प्रकाश अगर सघन मतलब पानी से अगर हवा जा रहा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, ऐसा भी नहीं कि हो जाएगा, हो सकता है। मान लीजिए हमारा जो प्रकाश है वो कांच से पानी में आ रहा है तो भी ये सघन टू विरल है, तो भी हो सकता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारा प्रकाश सघन माध्यम से, बताइए कहां जाता है, विरल माध्यम जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये हमारे कह सकते हो 25 क्वेश्चन थे और इसी तरह के अभी और भी सेट होंगे। लगभग मैं 5 सेट सॉल्व कराने वाला हूं इसमें। 5 सेट आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में होंगे, 5 सेट हमारे ऑफिसर वाले में होंगे, 5 सेट हमारे जो कह सकते हो हेड रेडियो ऑपरेटर में होंगे। इन तीनों में 5-5-5 सेट होंगे। ठीक है, चलो फिर कैसा लगा आपको ये सेट, कैसे लगे क्वेश्चन, मुझे नीचे बटन में रेटिंग करके जरूर बताइए। साथ साथ अपने जो भी दोस्त है जो रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दीजिए कि 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना क्या 25 दिन बचे हुए, अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो बहुत आराम से अला एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।